सबको मेरा नमस्कार। आज बहुत ही पावन दिन और आज हम लोग अपने डॉक्टर मदन लाल सहगल जी को याद करने का दिन है। और आज मैं कुछ इनकी जीवनी के बारे में बोलना चाहूंगा। डॉक्टर मदन लाल सहगल 23 फरवरी 1929 को पिंडी घेब में जन्म हुआ था, जो उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत की सीमा के पास स्थित है और अब पाकिस्तान में है। उनका पालन पोषण एक हिंदू परिवार में हुआ। उनके पिता श्री दीवान कृष्णलाल सहगल और माता श्रीमती विद्यावती सहगल थीं। दीवान की उपाधि मध्य पूर्व में विभिन्न भाषाओं में उच्च अधिकारियों, विशेष रूप से मंत्रिमंडल के अधिकारियों या दक्षिण एशिया में उच्च कुलीन वर्ग के लिए प्रयुक्त होने वाली कई उपाधियों को संदर्भित करती है। उनका धर्म हिंदू क्षत्रिय छत्र शासन अधिकार से है, जो हिंदू समाज के 4 वर्णों सामाजिक व्यवस्थाओं में से एक है। परंपरागत रूप से क्षत्रिय शासक और सैन्य अभिजात वर्ग का गठन करते थे। उनकी भूमिका युद्ध काल में लड़कर और शांति काल में शासन करके समाज की रक्षा करना था। उनके पिता, जो एक आदर्शवादी थे, परिवार की इच्छा के विरुद्ध शिक्षक बन गए, क्योंकि परिवार चाहता था कि वे आय का कोई और साधन चुने। उनकी मां की बीमारी के कारण डॉक्टर एमएल सहगल को 40 दिन की उम्र में ही दूसरे शहर में उनके नाना नानी की देख रेख में भेज दिया गया। वे अपने नाना नानी के प्यार और देखभाल के माहौल में पले बढ़े। वे 2 बच्चों में सबसे बड़े थे। उनके छोटे भाई श्री सूरज प्रकाश सहगल अपने परिवार के साथ ग्रेट ब्रिटेन में बस गए और वहां आयकर विभाग में काम करने लगे। 1945 में उन्होंने एक गांव के स्कूल में मैट्रिक मतलब 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए रावलपिंडी, जो अब पाकिस्तान में है, वहां चले गए। अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए उन्होंने कुछ छोटे मोटे काम भी किए। परिवार आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था, इसलिए उनके पिता ने उन्हें नौकरी ढूंढने के लिए कहा। उन्होंने रावलपिंडी स्थित एक रक्षा प्रतिष्ठान में काम करना शुरू किया। जल्द ही भारत का विभाजन हो गया, जिसके दौरान उनका परिवार दिल्ली में बस गया। लेकिन अलग अलग शहरों में रहने के कारण वे अपने परिवार के साथ पलायन नहीं कर सके। लगभग 6 महीने तक उनके परिवार को उनके बारे में कोई उनकी जानकारी नहीं थी। भारत पहुंचने पर वे कुछ समय के लिए विनय कुमार गुप्ता यही है। भारत का सीमावर्ती क्षेत्र में एक मित्र के घर में आया रुके। ना भाई? हाँ, आवाज आ रही है। आप सबों से निवेदन है, यही विनया कृपया है। अपना विनय माइक, है ये भागलपुर वाला। आप सबों से निवेदन है, कृपया अपना माइक ऑफ कर लें। जिसके दौरान उनका परिवार दिल्ली में बस गया, लेकिन अलग अलग शहरों में रहने के कारण वे अपने परिवार के साथ पलायन नहीं कर सके। लगभग 6 महीने तक उनके परिवार को उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। भारत पहुंचने पर वे कुछ समय के लिए जालंधर, जो भारत का सीमावर्ती क्षेत्र है, वहां एक मित्र के घर में रुके। एक बिल्कुल नई जगह पर जीवन की शुरुआत करना और अपनी पढ़ाई जारी रखना उनके लिए एक कठिन समय था। उन्होंने दिल्ली से स्नातक
बैचलर ऑफ आर्ट्स की उपाधि प्राप्त की। हिंदू धर्म के प्रति उनका प्रेम प्रबल था। युवावस्था में वे राजनीति, आर्य समाज मंदिर में सेवा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे कई क्षेत्रों में भी सक्रिय रहे। उन्होंने 4 दिसंबर 1955 को बिमला मकौल से विवाह किया। यह एक तयशुदा शादी थी। उन्होंने दूर संचार कंपनी एमटीएनएल में नौकरी शुरू की, लेकिन उन्हें अपने काम में नाम मात्र की ही रुचि थी। वे दिल से इस नौकरी से खुश नहीं थे। वे एक ईमानदार और गरिमापूर्ण व्यक्ति थे। वे जो भी काम हाथ में लेते उसे पूरी लगन और ईमानदारी से पूरा करते थे। वह एक ट्रेड यूनियन के सक्रिय सदस्य भी थे और न्याय के लिए संघर्ष करते थे। उनके वरिष्ठ अधिकारी उनके निष्ठा के कारण उन्हें पसंद करते थे और जब अन्य सभी ट्रेड यूनियन सदस्यों को निलंबित कर दिया गया तो उनके वरिष्ठों ने अदालत में गवाही दी कि उनके मन में उनके प्रति कोई द्वेष नहीं है और वह कार्यालय में काम पर लौट सकते हैं। लेकिन अपने अन्य सहकर्मियों के हित में उन्होंने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया और प्रबंधन से कहा कि वह तभी कार्यालय में काम पर लौटेंगे जब उनके सभी सहकर्मियों को वापस ले लिया जाएगा। अंततः 6 महीने बाद उन्होंने मुकदमा जीत लिया और वह अन्य सहकर्मियों के साथ कार्यालय में काम पर लौट आए। उन्हें सुबह 9 से शाम 5 बजे तक की नौकरी से खुशी नहीं थी, क्योंकि उसमें कोई रचनात्मकता नहीं थी और उससे मानवता की कोई सेवा नहीं हो रही थी। वे एक सार्थक और वास्तविक काम की तलाश में थे जिससे वे लोगों की मदद कर सकें। संयोग से उनकी मुलाकात होम्योपैथी का अभ्यास करने वाले एक डॉक्टर से हुई। शाम को वे उनके पास जाते और होम्योपैथी से संबंधित किताबें और अन्य साहित्य पढ़ते। होम्योपैथी में उनकी रुचि देखकर डॉक्टर ने उन्हें होम्योपैथी का अध्ययन करने की सलाह दी और उन्हें होम्योपैथी पाठ्यक्रम में दाखिला दिलाने में मदद की। वे शाम को अपने दोस्त के क्लिनिक जाते रहे और सप्ताहांत में अपने डॉक्टर दोस्त के साथ आसपास के गांवों में जाकर मरीजों का इलाज करते थे। ये 1971 से 1973 के बीच की बात है। होम्योपैथी के अध्ययन के प्रति उनके समर्पण और उत्साह से प्रभावित होकर उनके डॉक्टर दोस्त ने उन्हें नौकरी छोड़ने और होम्योपैथी को पेशे के रूप में अपनाने की सलाह दी। उन्होंने इस अवसर को लपक लिया और यह उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। मानवता की सेवा करना उनके लिए एक सपने के सच होने जैसा था। आर्थिक जिम्मेदारियों के कारण उन्होंने नौकरी के साथ साथ होम्योपैथी का अध्ययन और अभ्यास भी शुरू कर दिया। सीखने की उनकी लगन इतनी प्रबल थी कि वे किताबें और दवाइयां खरीदने के लिए अपनी बचत से पैसे बचाते थे। वे दफ्तर जाने के लिए 7 किलोमीटर पैदल चलते थे। नए कपड़े तभी खरीदते थे जब जरूरी होता था और पैसे बचाने के लिए दोस्तों के साथ फिल्म देखने भी बहुत कम जाते थे। वे अपने परिवार पर खर्चों का बोझ नहीं डालना चाहते थे। अंततः 1983 में उन्होंने नौकरी छोड़ दी और अपना जीवन होम्योपैथी को समर्पित कर दिया। उसी वर्ष उन्होंने नई दिल्ली के पहाड़गंज में डॉक्टर सहगल के क्रांतिकारी होम्योपैथी स्कूल की नींव रखी। उनके काम को सहगल पद्धति के नाम से जाना जाता है। रोगी की मानसिक स्थिति और मन के सिद्धांतों को समझने पर किए गए उनके शोध को डॉक्टर एच.एल. चित्कारा, डॉक्टर आर.के. कपूर, डॉक्टर डी.पी. रस्तोगी, डॉक्टर मेडोरिनम गैर हर्ट्स लैंग जो जर्मनी के थे और अन्य प्रसिद्ध होम्योपैथों का समर्थन प्राप्त था। समर्थन मिलने के साथ साथ उन्हें आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा, लेकिन इससे उनका मनोबल कम नहीं हुआ,
क्योंकि उन्हें अपने काम पर पूरा भरोसा था। वे हमेशा अपना ज्ञान दूसरों के साथ साझा करने के लिए तत्पर रहते थे। उन्होंने होम्योपैथी के प्रति समर्पित एक सरल जीवन व्यतीत किया। वे अपने अंतिम सांस तक होम्योपैथी की सेवा करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। उन्होंने अपने अनुयायियों से अनुरोध किया कि उनके यदि उन्हें उनके कार्य से लाभ हुआ हो तो वे इस कम से कम 5 अन्य चिकित्सकों तक पहुंचाएं। वे घंटों अध्ययन करते रहे और लिखते रहे। उन्हें विभिन्न संगठनों से सेमिनार आयोजित करने के निमंत्रण मिलने लगे। उन्होंने अपना पहला सेमिनार 1994 में नीदरलैंड में आयोजित किया और उसके बाद भारत, जर्मनी, इटली और ग्रेट ब्रिटेन के विभिन्न शहरों में प्रस्तुतियां दी। उन्होंने आरओएच पुस्तक श्रृंखला का लेखन भी किया। अपने जीवन काल में उनके अनुयायियों की संख्या बहुत अधिक थी और होम्योपैथी में उनके मौलिक कार्यों के लिए उन्हें विश्व भर में व्यापक रूप से सराहा गया। उनका जन्मदिन 23 फरवरी, जो आज है, दिल्ली में मनाया जाता है और पूरे विश्व में भी मनाया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष उनकी जयंती पर हम लोग संगोष्ठी का भी आयोजन करते हैं, जिसमें भारत और पड़ोसी देशों के होम्योपैथ भी भाग लेते रहे हैं। 2001 के बाद से उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता चला गया। खराब स्वास्थ्य के बावजूद भी वे लिखते रहे। 29 मई 2002 को सुबह लगभग 4:30 बजे उनका देहावसान हो गया। उनकी एक पुस्तक चिकित्सक कौन है में मिले कुछ नोट्स यहाँ दिए गए हैं। जैसे, चिकित्सक जन्मजात होता है, बनाया नहीं जाता। वह ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने रोगी की बीमारी के लिए उपयुक्त दवा खोजने के अलावा रोगी के शब्दों, कार्यों और हाव भाव से, यानी उपचार का संकेत देने वाले संकेतों से, दवा के अलावा रोगी को और क्या चाहिए यह समझने की क्षमता और कल्पना रखता है। वो व्यक्ति होता है जो पिता तुल्य भूमिका निभाता है और अपने रोगी को यह विश्वास दिलाता है कि वह एक सक्षम व्यक्ति है और उन्हें आश्वस्त करता है कि वह उनके सभी दर्द और पीड़ा को दूर कर देगा, और जब तक उसका हाथ उनके सिर पर है, रोगी को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक चिकित्सक उस मां की तरह भी कार्य करता है जिस पर रोगी को पूरा भरोसा होता है कि वही एकमात्र व्यक्ति है जो रोगी की समस्याओं को समझता है और उन्हें हल करने में उसकी मदद करने का सही समाधान जानता है। डॉक्टर मदन लाल सहगल एक प्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक रहे और रिवॉल्यूशनाइज्ड होम्योपैथी के संस्थापक रहे। रीडिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी नामक पुस्तक, जो 11 वॉल्यूम में इनके द्वारा लिखी गई, जिसमें इन्होंने मन के लक्षणों का उपयोग करके होम्योपैथिक उपचार को काफी सरल बनाया, जो सहगल विधि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह विधि रोगी के मन की अभिव्यक्ति, हाव भाव और बातचीत के आधार पर मानसिक रूब्रिक्स की पहचान करती है। इन्होंने होम्योपैथिक रिपोर्टरी के मन अध्याय को व्यापक रूप दिया और अपने 3 सिद्धांतों को हम सबों के समक्ष रखा, जो 3P के नाम से विख्यात है, और वो है प्रेजेंट, परसिस्टेंट एंड प्रीडोमिनेंट। इसी सिद्धांत के आधार पर केस टेकिंग करने का मार्गदर्शन दिया, जिससे आज बहुत ही अल्प समय में सटीक दवा चुनकर रोगी को देकर उन्हें संपूर्ण रूप से स्वस्थ करके यश और लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। और दिनानुदिन इस तकनीक की व्यापकता निरंतर बढ़ती जा रही है। आवश्यकता केवल इतनी सी है कि आए हुए रोगी को भली भांति ऑब्जर्व करना,
रोगी द्वारा कही गई बातों या उसकी अभिव्यक्तियों को रूब्रिक में बदलना और इसी आधार पर चुनी गई दवा रोगी के लिए सटीक दवा हो जाती है। इसके पूर्व में रोगी के भौतिक शरीर की सारी तकलीफों को लेकर दवा चयन की प्रक्रिया थी, जिसे डॉक्टर सहगल ने केवल मन के लक्षणों पर ही चिकित्सा करने का मार्गदर्शन दिया, जो वास्तविक रूप में काफी आसान और सरल हो गया है। इस महती कार्य हेतु आज हम लोग डॉक्टर सहगल को नित्य दिन याद करते हैं, उन्हें हृदय से धन्यवाद देते हैं, वंदन करते हैं। जय सहगल, जय होम्योपैथी। आइए अब हम लोग इस विधा के ज्ञानी डॉक्टर एच.एस. मथारू सर से उनके उद्बोधन को सुने। धन्यवाद। डॉक्टर मथारू सर। सर आप म्यूट पर हैं। ओके, थैंक्स डॉक्टर विनय जी। हाँ। आपने बहुत ही थोड़े लफ्जों में इतना कुछ बता दिया गुरु जी के बारे में, जिसको कि हर कोई व्यक्ति नहीं जानता। आज आपके इस प्रयास से बहुत लोगों को उनके जीवन के बारे में, उनकी कार्य कुशलता के बारे में जानकारी मिली। तो आप इस कार्य के लिए हम सब लोग आपके धन्यवादी हैं। और आज हमारे गुरु जी का जन्मदिन है, मुबारक दिन है हमारे लिए। और डॉक्टर राशि जी, जिन्हीं के प्रयास से हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठे हुए हैं, सभी कुलीग्स को और संपूर्ण होम्योपैथी की फर्टर्निटी को मैं दिल से कॉन्ग्रेचुलेशन देता हूँ कि आज हम भाग्यशाली हैं कि हम अपने गुरु के जन्मदिन के ऊपर एकत्रित होके उनकी यादों को हम एक दूसरे के साथ साझा कर रहे हैं। आज इतना पढ़ने का या पढ़ाने का या कुछ और रूब्रिक्स की बात करने का इतना ज़्यादा मन नहीं है, जितना ज़्यादा हम गुरु जी के किए हुए कामों को, उन्हीं की भाषा को, उनके दर्शाए हुए जो मार्ग है उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसा डॉक्टर विनय जी ने बताया है कि वो एक इतने ईमानदार आदमी थे। अगर वो ईमानदार ना होते तो वो इतनी बड़ी साइंस को अपने साथ ही ले जाते। उन्होंने, मुझे पता है कि अपने घर से खाना खिला के सब लोगों को, डॉक्टर्स को बुला बुला के अपने घर में पढ़ाया। अपने पारिवारिक का जो समय था वो भी उन्होंने होम्योपैथी के लिए निछावर किया। इतने वो सीधे और सरल व्यक्ति थे, कोई बल छल उनके मन में नहीं था। मुझे काफ़ी बार उनसे मिलने का मौका मिला। उस थोड़ी सी मिलनियों के दौरान मैं उनके व्यक्तित्व से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ और थोड़ा बहुत जो ज्ञान उनसे हासिल कर पाया, उनको मैंने अपने प्रैक्टिस में ला के देखा तो बाकमाल सिद्ध हुआ। जब उनके दर्शन हुए तो मन ये कह उठा कि गुरु ला दो रे, गुरु ला दो रे। उनके दर्शन के बाद में उनके काम करने का जो तरीका था, उनके पेशेंट के साथ बात करने के जो तरीके थे, उनको मैंने देखा। जैसे 20-25 केस पर्सनली उनके पास लेकर जाते थे तो सीखा। गुरु जी के बारे में जैसे डॉक्टर विनय जी ने बताया है कि वो एक साधु और धार्मिक व्यक्ति की प्रवृत्ति के भी थे। तो ये बात तो मुझे प्रत्यक्ष रूप में याद है कि मैं एक बार गुरु जी के साथ पार्क में बैठा था तो उन्होंने मेरे साथ ये भी बातें शेयर की
कि मुझे कैसे ज्ञान हुआ, कैसे लगा कि एक बहुत ही बड़ा जो शत्र था लाइट का वो मेरे सिर के ऊपर आया। तो मैं उसके बाद इतनी इस ज्ञान से मैं बहुत कुछ सीख पाया और इस होम्योपैथी के ज्ञान को आगे बढ़ा पाया। उसी जो उनकी जो वो प्रवृत्ति थी उसको देखने की, उनकी वजह से उनके अंदर इतनी हिम्मत आई थी, इतना उनका पुरुषार्थ था। वो कभी थकते और अकने वाले नहीं थे और हर किसी को, डॉक्टर को इतना प्यार, इतना सत्कार देते थे। कभी उनके मन में कोई ऐसी द्वेष की भाषा नहीं थी। और उनका परिवार सारा ही, सब परिवार के मेंबर हर डॉक्टर के लिए संवेदनशील रहते हैं और अपने से कुछ भी उनसे बन पाता है तो वो हर कुछ सबके लिए निशावर करने को तैयार रहते हैं। जहाँ तक होम्योपैथी की नॉलेज की बात है, जैसे गुरु जी ने कहाँ से शुरू किया, तो हाइव साइंस जो पहला उनका केस था, जो जहाँ से उनको महसूस हुआ कि कैसा मन ही गाइड करता है हमें मरीज के अंदर की अवस्था को जानने का। तो मन के अंदर क्या चल रहा है, कैसा पेशेंट फील करता है। तो जैसा वो फीवर का केस देख रहे थे, पहले उन्होंने और भी मेडिसिन दी जैसे नक्सम का और कुछ, तो बाद में उन्होंने रियलाइज़ किया कि पेशेंट को देखा कैसे जाए। उनके पास बैठ के जब उन्होंने उनकी प्रेजेंट कंडीशन को देखा, तो पेशेंट लेटा हुआ है, कोई कंप्लेंट नहीं करता और पूछने पे मैं अच्छा हूँ ये महसूस करता है। तो उन दिनों में कैंट की रेपर्टरी के हिसाब से गुरुजी ने उस केस को रेपर्टराइज किया और हायर सेंस मेडिसिन 30 पोटेंसी में उन्होंने दी। यहीं से सर की जर्नी जो माइंड की ओर शुरू हुई और धीरे धीरे वो पेशेंट जो पहले और कोई दवाओं को रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, तो उस मेडिसिन से पेशेंट ठीक होना शुरू कर दिया। और ऐसे ही गुरुजी ने बहुत ऐसे केस, क्रिटिकल केस और अक्यूट केसेस मैं जिनका गवाह हूँ, जो मेरे सामने ठीक हुए हैं, मैंने देखा है। और बहुत से ऐसे केस उन्होंने ठीक किए हैं जिनका विवरण उन्होंने अपनी बुक्स में दिया हुआ है। उनके ज्ञान को प्रॉपर सीखने के लिए हम सबको उनकी रचनाएं, उनकी दी हुई किताबें सबको प्रॉपर मन से ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो कहते हैं कि गुरु वाणी, गुरु अपनी जो वाणी है, जो उन्होंने लिखते दी हैं, उन्हीं में ही विराजमान होता है। जो जैसे गुरबानी में भी कहते हैं कि प्रगट गुरा की देह, गुरबानी को पढ़ते हैं तब, ऐसा ही जब हम उनकी लिखतों को पढ़ेंगे या पढ़ते हैं तो गुरु की कृपा वहाँ से बरसती है, वहीं पे गुरु प्रगट हो जाता है। तो वहीं पे उनका साक्षात हमें दर्शन होता है और उन्हीं की ये हम बातें जो कर रहे हैं। तो ऐसे ही जैसे गुरु जी ने हमें कितने अच्छे अच्छे रूब्रिक्स को बताया जिनके बारे में हमने कभी सोचा नहीं था, जैसे फियर एक्सट्रावेंसी है, ओपियम का है, लाफिंग स्पीकिंग वैन है और फियर बिट्रेड ऑफ बीइंग है। ऐसे बहुत से रूब्रिक इतनी देर से इस रेपर्टरी में पड़े हुए थे, सोए हुए रूब्रिक्स थे जिनको होम्योपैथिक पैटर्निक में कभी भी यूज नहीं किया था। ये हमारे गुरु डॉक्टर एम.एल. सहगल साहब जी ने हमें सिखाया कि कैसे उन रूब्रिक्स को अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में, अपने कैरियर में, अपने क्लिनिक प्रैक्टिस में कैसे उनका यूज़ करना है, कैसे उनसे लाभान्वित होना है और कैसे उन रूब्रिक्स को यूज़ करके बड़े से बड़े केस मैं गवाह हूँ जिनका डॉक्टर साहब ने ठीक किए थे। सर के इन पुरुषार्थ के लिए, इस जो हमारे ऊपर कर्म किया है, उन्होंने सर झुक जाता है उनके लिए। जैसा
छोटी छोटी एग्जांपल्स मैं सर की जो मैंने सीखा है उनकी बुक्स से, उनके ध्यान किया है उनको। तो जैसे हमने इंक्लूजन रैचर्शी लुक्स, एक सिंपल सी बात है, कभी भी हम ऐसा इस बात को अपनी प्रैक्टिस में नहीं ला सके थे कि हम इन चीज़ों को हम हमेशा इग्नोर करते थे। डिल्यूजन पुअर, कभी कोई आदमी बोलता है कि जी मेरे तो मन में ये, मेरे शरीर में इस बात की कमी है, मेरे शरीर में हिम्मत नहीं है, जान नहीं है। तो इन छोटी छोटी बातों को हम कभी नज़रअंदाज किया करते थे। ये गुरु की महिमा है कि हम इन बातों को सीख के, जो कॉमन यूजुअल सिम्टम है गुरु जी के, जो गुरु जी की टॉर्च हमें दी हुई है प्रेजेंट, प्रेडोमिनेंट एंड परसिस्टेंट की, उसको लेकर के पूरी कामयाबी की ओर हम बढ़ते हैं। जैसे डिल्यूजन डिस्ग्रेस्ड सी इज, डिल्यूजन पुअर, रैचर शी लुक्स, देखने में एक जैसी बातें लगती हैं पर इनमें बहुत फर्क है। जब हम इनको डिफरेंट डिफरेंट केसेस में अप्लाई करेंगे तो बाकमाल हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। गुरुजी ने कितनी चीज़ों को होम्योपैथी में ऐड किया, जैसा लाइट डिज़ायर फॉर पॉजिटिवली जलसिमियम है। ये कहीं किसी बुक्स में डॉक्टर साहब से पहले किसी ने इस चीज़ को नहीं यूज़ किया था और ना ही ये चीज़ को किसी के बारे में बताया था, ना पता था। चूजेस द लेसर इवल ब्राइनिया में कैसा उनका कितना गहरा विजन होगा, जो एक रूब्रिक की आत्मा तक पहुंच गए। कैसे ये रूब्रिक ने जन्म लिया, कैसे ये रूब्रिक शुरू हुआ और कैसे इसकी यूटिलिटी है, ये सब हमारे गुरु जी की देन है। लाफिंग स्पीकिंग बैन है। जब इतने केसेस निकलते हैं, गुरु जी ने बताया कि बेलारूना 1 से 30 to 40% तक केस सॉल्व होते हैं। वो वाकई ही बिल्कुल सही ही बात है उनकी, और हर बार वो एप्लीकेबल रहती है। आज भी हम ऐसे ही उनको अप्लाई करते हैं। जैसे एक छोटी सी बात मैं देखता हूँ, बच्चा आता है तो बच्चा एकदम ऐसे पूरा चौकसी से देखता है। जब कोई डॉक्टर थोड़ा सा ऐसा हाथ हिलाता है, कोई थर्मामीटर को हाथ लगाता है या कोई स्टेथो को हाथ लगाता है, वो एकदम सतर्क हो जाता है कि क्या हो रहा है। गुरु जी के बताने से पहले तो हम कहाँ देखते थे इन बातों को, हमें तो पता ही नहीं था कि ये क्या हो रहा है। हम तो ये देखते थे कि बुखार कितने बजे हुआ, पसीना आया, कम हुआ, ना हुआ, ऐसे जो फिजिकल बातें थी उन्हीं के ऊपर हम डिपेंड करते थे। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि क्लासिकल होम्योपैथी में कोई कमी है, उसमें बहुत कुछ है, लेकिन जो हमें गुरुजी ने रास्ता दिया वो भी बाकमाल है। क्या ऐसी बातें जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। जैसे कि बच्चा आता है तो इधर उधर ऐसे ऐसे अलर्ट देखता है, हम उसको अलर्ट देखते हैं। क्या देखते हैं कि डॉक्टर जो भी कुछ करता है, वो स्टेथो को हाथ लगाता है तो फिर वो देखता है कि ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। इसको भी रूब्रिक्स में कन्वर्ट किया हुआ है और हमारी रेपर्टरी में सब दिया हुआ है, और मैंने बहुत बार इसको यूज भी किया है। अलर्ट मूवमेंट ऑफ एवरी डॉक्टर, ऑफ जो भी डॉक्टर कर रहा है वो देखता है कि डॉक्टर ऐसा भी हिलता है तो भी वो सतर्क हो जाता है। क्यों? उसको लगता है कि पहले उसने देखा होगा डॉक्टर्स को, मतलब कि पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ होगा, कुछ करेगा जी, तो अपनी माँ के साथ ऐसे चुप के बैठ जाता है। फास्फोरस देते हैं हम, फास्फोरस से बहुत केस निकलते हैं। जैसे भी छोटी सी हमने हाथ भी हिलाया डॉक्टर ने तो भी एकदम बच्चा सतर्क हो जाता है। तो ऐसी इतनी बातें जो गुरु जी के माध्यम से और उनके बताने से हमने सीखी। जैसे सर ने बताया कि जो हायर सेंस का पेशेंट है, हमारे पास बहुत लोग पेशेंट आते हैं जो कहते हैं कि सर मैंने पहले वहाँ से दवाई ली और वहाँ से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैंने होम्योपैथी भी लेके देखी, उससे तो इतनी बड़ी मेरी बीमारी बढ़ गई,
और मेरा बुरा हाल हो गया, और सर किसी ने बताया कि मैं आपके पास आ गया हूँ, और मुझे ऐसा ना कहीं हो कि फिर से मेरी वही प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, कुछ ऐसा तो नहीं होता। तो ये छोटी सी बातें हैं। जो हेल्थ साइंस का पेशेंट है वो इंटेलिजेंट है, बहुत ही क्यूरियस है, इंक्विजिटिव है, हर बात को जानता समझता है। उसको दुख भी बहुत मिला हुआ है, पहले उसने झेला हुआ है, पर जब उसका डॉक्टर उनको ये कहता है कि कोई बात नहीं है, मैं आपको ठीक करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, आप मेरी बात के ऊपर भरोसा करें, तो वो भरोसा कर लेता है। ये हायर साइंस है। नेव वट वेरी इंटेलिजेंट, हर चीज को इतनी गहराई से सोचने वाला आदमी वो फिर भी भरोसा कर जाता है हमारी की बात के ऊपर, वो है नाइव। तो ऐसी छोटी छोटी बातों के साथ हमें गुरुजी ने जानकारी दी कि हम इन बातों को सीख पाए। और जैसे कैरिड डाइट को भी जी हमें गुरु ने बताया कि कैसे पेशेंट आता है तो वो बात करता है कि बस आप मुझे ठीक कर दीजिए, तो हम कभी सोचे नहीं थे कि इसको हम कैरिड डाइट को भी में लेंगे। तो अगर सर मुझे जल्दी ठीक कर दीजिए, तो हम कभी नहीं सोचा था कि हम तो यही सोचते थे पहले कि ये तो एक रूटीन की बातें हैं, पेशेंट जनरली ऐसा बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो हमारी रेपर्टरी में इन रूब्रिक्स को गुरुजी ने जिंदा किया। कैरी डिजायर टू बी कैरिड फास्ट। तो कितना प्यारी बातें हमें गुरु ने बताई कि उन चीज़ों को लेकर के आज हमारी इतनी अच्छी प्रैक्टिस होती है कि सर झुक जाता है उनके चरणों में कि जो कुछ उन्होंने हमें दे दिया हम कभी भी उनका वो रिटर्न नहीं कर पाएंगे। तो जैसे एक पेशेंट मेरे पास अभी आता है, तो हम सबके पास ऐसा ही होता है, पेशेंट आता है कि जी मेरे को ऐसी कोई दवाई दो, जल्दी से ठीक करो, मैं लेटना नहीं चाहता, मैं पड़े पुड़े नहीं रहना चाहता। तो पूछे कि क्यों नहीं आप ऐसा करते? नहीं सर, मेरा मन करता है कि मैं कहीं बाहर जाऊं, थोड़ा घूमूं फिरूं, जो दोस्तों के साथ बातें करूं, मैं लेटना नहीं चाहता, बस कुछ ऐसी दवाई दो, मुझे जल्दी से ठीक कर दो। क्या इन बातों को हम मद्देनजर रखते थे? नहीं। डॉक्टर सहगल के पहले कभी भी हम इन छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान नहीं देते थे। आज इस दिन के ऊपर हम उन्हीं की बातों का गुणगान करेंगे जिन्होंने हमें, डॉक्टर सहगल ने जागरूक करवाया जिनके बारे में। जैसा इस पेशेंट ने ऐसा कहा कि मैं तो लेटना नहीं चाहता, बेड वर्जन टू बेड शंस, कैरी डिजायर टू बी फास्ट, लाइट डिजायर था, दोस्तों के साथ घूमना चाहता हूँ, लगता है कि बाहर उठ के जाऊं, थोड़ा हल्का फील करूं। तो एक्ोनाइट इज द मेडिसिन। ये नहीं है कि एक्ोनाइट पहले ठीक नहीं करती थी, एक्ोनाइट अब भी ठीक करती है, पर गुरु जी ने जो रास्ता हमें बताया है इतना सरल, उन्होंने अपनी लिखतों में लिखा है कि जब आपको थोड़ी इसकी समझ बैठ गई तो इट विल बी ए वेरी सॉफ्ट ब्रेड टू ईट। तो ये इतना सरल मार्ग बन जाएगा, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। गुरुजी ने इतना सरलता से इस होम्योपैथी की प्रैक्टिस को, होम्योपैथी की एप्लीकेशन को इतना सरल कर दिया है कि सिंपल माइंड का आदमी भी उनकी बातों को समझ के आज बहुत अच्छा काम कर रहा है। और जो बहुत इंटेलिजेंट हैं उनका तो कहना ही क्या है। तो जो कोई मेरे जैसा एक सिंपल आदमी है वो भी इतना अच्छा काम कर सकता है, तो जो और बड़े जानकार है वो क्या नहीं कर पाएंगे। तो इतनी छोटी छोटी बातों को जब हम नज़रअंदाज करते थे, आज उन्हीं की बातों को हम मद्देनजर रखते हुए इस प्रैक्टिस में पूरा कामयाब हो रहे हैं। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि आज हम हमारे गुरु की चर्चा कर रहे हैं, जो लिखते हैं कि कहानियाँ बगानियाँ कुत सपुत करें। हम सभी उन्हीं के बच्चे हैं, उन्हीं के शिष्य हैं, उन्हीं की बातें करके उनको याद कर रहे हैं। जो गुरु ने हमें दे दिया उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। जैसे सिंपल सी बातें गुरु जी ने
हमें बताया कि पेशेंट आता है कि जी मेरे से बात मत करो, मुझे तंग मत करो, रिटर्न वर्स टू। वो तो पेशेंट पहले भी कहते थे, जब डॉक्टर साहब ने हमें नहीं बताया था, जब हमने जानकारी नहीं ली थी, वो तो पहले भी कहते थे क्या अभी मेरे को छेड़ो मत, तो मेरा सिर दर्द है, अगर मैं थोड़ा सा इधर करता हूँ तो मेरे को तकलीफ होती है, फियर सफरिंग ऑफ। कितनी बड़ी बात है, छोटी छोटी बातों को इतना उन्होंने हमें अच्छे से समझा दिया कि हम उनकी बातों को लेकर के आज बहुत अच्छे रिजल्ट ले रहे हैं। और आज हमारे साथ हमारे बहुत अच्छे सीनियर्स भी जुड़े हुए हैं और हमारे कोलीग्स हैं हमारे साथ में। मैं चाहूँगा कि उनमें से कोई और आए आगे और कोई अपना एक्सपीरियंस बताए। हम तो हर रोज़ अपनी बात कहता रहता हूँ मैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारा जो मिशन है एकेडमी ऑफ माइंड टेक्निक, इनका जो मिशन है अपने गुरु की बात को आगे तक सब लोगों के साथ शेयर करना, पहुंचाना, तो हम इस बात को जान पाएंगे कि हम कितने लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं। कोई भी हमसे अपना केस बताना चाहे तो वो आगे आकर के प्लीज़ बताए। डॉक्टर राशि आपने बहुत अच्छे केस किए हैं, आप भी कुछ बता सकती हो, और भी कोई डॉक्टर आए तो अपना बताए। तो जैसे मैंने देखा था कमाल के माइंड को गुरु जी ने समझा, तो मैंने पहले भी आप सबसे बात साथ शेयर किया हुआ है कि पैच फ्लावर में भी मैंने माइंड को इतने अच्छे से यूज़ किया है कि कमाल रिजल्ट्स मिलते हैं। ऐसे छोटी छोटी बातें हैं उसमें कि कोई आदमी कुछ बघाना चाहता है तो क्रैब एप्पल, कुछ लाना चाहता है तो चिकोरी, सतर्क रहना चाहता है कोई गलती नहीं हो जाए तो हनी शकल, है ना। आप इतना अच्छा कर रहे हो, मैं क्यों नहीं कर पा रहा तो बिलो। ऐसे ऐसे छोटी छोटी बातें जो मन की अगर हम, मेरा एक मानना है कि हम अपने मन की नेगेटिविटी को दूर करते चले जाएं तो हमारा जीवन एक दिन सभी बीमारियों से मुक्त हो सकता है, क्योंकि हमारा मन ही सभी बीमारियों को जन्म देता है। हर चीज़ हमारी नेगेटिविटी ऑफ माइंड से शुरू होती है। जब हमारे मन के अंदर हेटर्ड, जेलसी, दूसरों को नीचे गिराने की अवस्था कि दूसरा आगे बढ़ ना पाए, ऐसी हमारे मन की अगर अवस्था होती है, वो दूसरों को तो थोड़ा डिस्टर्ब करती ही है, लेकिन जिसके अंदर ये नेगेटिव भावनाएं आती हैं उसको और भी ज़्यादा ख़त्म कर जाती हैं। तो हम इन सब बातों से दूर रह के हमारे गुरु की शिक्षा को सीखने के लिए तत्पर रहें और उनकी शिक्षा के ऊपर चलने की कोशिश करें। वो दिन दूर नहीं होगा कि हम अपनी क्लिनिक्स में हर इमरजेंसी को टैकल कर पाएंगे और इतने सीरियस केसेस को भी हम हैंडल कर पाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि हमारे डेलीगेट्स में से कोई भी अपनी बात आगे आए और अपने एक्सपीरियंस को बताए। थैंक्स वेरी मच। गुड इवनिंग सर। जी सर, आज का ही एक इमरजेंसी का केस आया था मेरे पास। वो पेशेंट अस्थमैटिक थी और सांस नहीं आ रहा था, उसको बहुत ज्यादा डिस्निया हो रहा था। और आके कहने लगी कि बस मुझसे तो सांस नहीं लिया जा रहा है, गले में भी बहुत दर्द हो रहा है। बोल बोल तो पा ही नहीं रही थी, खांसी इतनी ज्यादा हो रही थी उसको। फिर उसके बाद उसने रोना शुरू कर दिया। तो कहने लगी कि मुझे घर की काफी परेशानियां हैं, घर के लोगों से मुझे परेशान करते हैं। और रोए जा रही थी, कह रही थी मैं कल से रोए जा रही हूँ। कह रही थी कि बस कुछ दवाई थोड़ा दे दीजिए जिससे मुझे थोड़ा जल्दी आराम आ जाए, क्योंकि सांस नहीं लिया जा रहा है मुझसे, बोल ही नहीं पा रही थी। तो सर मैंने तो एंग्विश वीपिंग विद कैरी डिजायर टू बी फास्ट और लाइट डिजायर फॉर बेलाडोना 30 की एक ड्रॉप डाल दी। वेरी गुड। 5 मिनट के बाद में वो कह रही मेरे को तो लाइट मतलब अंदर से आराम आना शुरू हो गया है। और 15 मिनट में तो जो उसका डिस्निया था मतलब बिल्कुल सेटल डाउन हो गए, 15 मिनट 20 मिनट के बाद वो चली गई। बिल्कुल बहुत सही बात है। यही तो हमारे गुरु की शिक्षा है और गुरु जी भी तो यही चाहते हैं कि हम उनकी शिक्षा को ऐसे यूज करें। और कोई भी हमारे बीच में से अपना जो
डॉक्टर सहगल साहब की शिक्षा को लेके अपनी प्रैक्टिस में कर पाया हो। और कोई भी डॉक्टर हमारे में से कोई अपना बताए। डॉक्टर विनय साहब हमारे पास बहुत सीनियर होम्योपैथ हैं, तो अगर वो हैं हमारे पास में तो वो अगर चाहें तो आएँ। ये सर, वैसे तो बहुत सारे केसेस मैं ट्रीट कर रहा हूं और डेली प्रैक्टिस में मुझको लग रहा है कि लगभग लगभग सारे पेशेंट्स को मैं इसी टेक्निक पे ही अभी ट्रीटमेंट कर रहा हूं बहुत और अच्छी बात। इतने अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं कि जिसका मैं कोई वर्णन नहीं कर सकता। इतना बेहतर। पहले, इसके पहले जब मैं पिछले 3-4 सालों से आपके साथ जब से जुड़ा हूं और तब से इसको अपनाया है और बहुत ही यश की प्राप्ति ये टेक्निक मुझको दिला रहा है। लेकिन आम तौर पे मैं जो देख रहा हूं, ज्यादातर जो दवाइयां प्रयोग में आ रही हैं वो है बेलाडोना, सल्फर बहुत ज्यादा, और हायोसाइमस, स्ट्रोमोनियम। इन सब दवाइयों का पहले तो कभी हम लोग इस्तेमाल करने को सोचते भी नहीं थे। शायद सालों में कभी एक आध बार अगर ऐसा इस्तेमाल करने को ये मिल जाता था। आम तौर पे इतना ज्यादा इसकी उपयोगिता होगी ये तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। तो सही मायनों में डॉक्टर सहगल जी का हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस मन की बातों को हम लोगों को जानने का मौका दिया और हम लोग जान पाए। और आज उनकी वजह से, उनकी टेक्निक को अपनाकर हम अपना भी ज्ञानार्जन कर रहे हैं और लोगों को स्वास्थ्य प्रदान कर रहे हैं। केसेस बहुत हैं लेकिन अभी ऐसी कोई तैयारी मेरी है नहीं, इसलिए मैं इतना कह के विराम देता हूं। और भी बहुत सारे चिकित्सक गण ग्रुप में भी वेबिनार में मौजूद हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो अपनी बातों को भी शेयर करें। धन्यवाद। जो भी करना चाहता है, जो भी कोई गुरु जी के प्रति, ये श्रद्धा के फूल हैं हमारे। और तो हमारे पास कुछ है नहीं है, और हम हमारी श्रद्धा ही उनके चरणों के ऊपर वो है। और कोई भी अपनी बात कहना चाहे आगे आए। हमारे पास बड़े सीनियर होम्योपैथ हैं जो बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं माइंड टेक्निक पे, जिनका बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। अब मुझे पता नहीं है कि हमारे साथ कौन कौन जुड़े हैं, नहीं तो मैं नाम लेके बताऊं तो मैं देख नहीं पा रहा कौन कौन है। डॉक्टर जितेंद्र धीमन साहब भी हैं, डॉक्टर नीता यादव हैं, नीता सब यादव लोग आइए, जुड़े। डॉक्टर जितेंद्र आइए। कौन कोई भी अपना बात कहो के केस बताइए, कोई सर के बारे में कुछ कहना चाहो तो भी कहिए, क्योंकि डॉक्टर आज जितेंद्र जी, डॉक्टर जितेंद्र जी आइए सामने। यस, वेलकम। एक्चुअली ना मैं अभी ड्राइविंग पे हूँ। हेलो। ओके 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 हाँ, ओके अभी ओके ड्राइविंग पे हूँ, इसलिए मैं तो मेरा भी मन था कि एक मैं केस सुनाऊं, लेकिन अभी ड्राइविंग पे हूँ, अभी घर ओके आ ओके रहा हूँ तो ओके 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 ओके, नो इश्यू। डॉक्टर अनीता यादव जी भी हैं। हम लोगों के बीच डॉक्टर प्रेम खुल्लर साहब भी संयोग से बड़े उपस्थित सीनियर हैं। होम्योपैथ मैं हैं। उनसे भी दरख्वास्त करूंगा कि वे अपनी बातों को शेयर करें क्योंकि उनका अनुभव बहुत ही ज्यादा है इस तकनीक पर। नमस्कार मथारू जी,
और जी सर, नमस्कार सर। बाकी सब जो डॉक्टर महोदय इस सेमिनार में जुड़े हुए हैं। मेरा होम्योपैथिक जर्नी स्टार्ट हुई थी 1975 में। उससे पहले मेरा सारा होम्योपैथी एक्सपीरियंस बचपन से था, जो मेरे पिताजी का। मेरे पिताजी ने 1920-22 में एमबीबीएस लाहौर से पास किया, और एमबीबीएस में जब शुरू में कुछ प्रैक्टिस शुरू की तो बहुत कमियां नजर आई उनको एलोपैथिक सिस्टम में, और उन्होंने ढूंढना शुरू किया कि कोई बेटर सिस्टम क्या है। तब उनको पता लगा कि होम्योपैथी भी एक सिस्टम है। उन्होंने उसको काफ़ी स्टडी किया, और उसके बाद टोटली स्विच ओवर टू होम्योपैथी। और मेरा मतलब 20 साल की उम्र तक जितना भी ट्रीटमेंट हुआ होम्योपैथी हुआ। और मुझे नहीं याद कि वो कैसे दवाई ढूंढते थे, क्या करते थे, लेकिन बचपन में हमें कभी कुछ भी समस्या होती थी, हम जाते थे, पिताजी ये हो रहा है, कुछ कर दीजिए। उन्होंने सुनना और उसी वक्त अपने बॉक्स में से दवाई निकालने, सीधी मुंह में 4 गोलियां टपका देनी, और उसके बाद हम भूल जाते थे कि हमें कुछ हुआ भी था। मैं आरएसएस शाखा में जाता था तो वहाँ भी खूब खेलते थे हम। खेलते थे, रोज ब्रेसेस और चोटें लगती रहती थी। कभी कोई सीरियस लग गया तो आ गए, उन्होंने एक दवाई की डोज मुंह में डाल दी और सब ठीक हो जाता। तो आई वॉज ब्रॉट अप इन होम्योपैथी। लेकिन मेरे पिताजी हमेशा ये कहते थे, इट इज़ नॉट ए घरेलू नुस्खा, इट इज़ नॉट ए चाइल्ड्स प्ले, इट इज़ ए वेरी वेरी डिफिकल्ट साइंस, नॉट इजी टू लर्न। तो मैंने कभी थोड़ी सी इच्छा होते वक्त हुए भी मैंने सीखा नहीं होम्योपैथी अपने पिताजी से। इन 1967 ही पास। और उसके बाद उनकी जो किताबें वगैरह थी वो सब मेरे पास ही आज भी हैं। तो मैंने उसके बाद सेल्फ स्टडी की। मेरी सेल्फ स्टडी भी कैसे शुरू हुई, मैं रेलवे सर्विस में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था। आई वॉज डिप्टी डायरेक्टर इन RDSO इन लखनऊ। और वहाँ मेरा एक असिस्टेंट था डॉक्टर रामडू, जो होम्योपैथिक प्रैक्टिस करते थे। तो हम लोग हमेशा उनके पास जाया करते थे अपने परिवार के लिए दवाई लेने के लिए। एक दिन वो मुझसे कहते हैं कि आपके पिताजी तो बहुत अच्छे डॉक्टर थे, आप क्यों नहीं होम्योपैथी करते? मैंने कहा जी मैंने कहीं पढ़ी नहीं, कैसे कर लूँ? तो उन्होंने एक छोटी सी किताब मुझे पकड़ा दी डाल के, ये किताब पढ़ लो। तो मैंने शुरू से आखिर तक किताब पढ़ी। उसमें डिजीज के हिसाब से भी कुछ रेमेडीज सजेस्ट की थी, वो सब। तो मेरे वाइफ को रिसेंटली माइग्रेन की प्रॉब्लम शुरू हुई थी, और मुझे एलोपैथिक डॉक्टर से बात करके इतना समझ में आ गया था कि एलोपैथी में इसका कोई इलाज नहीं है। तो उसमें मैंने माइग्रेन का सेक्शन निकाल के पढ़ा। उसमें 5-6 दवाइयाँ लिस्ट थी। उन तीनों के जो रूप उन्होंने दिए, उसमें एक दवाई मुझे लगा कि ये मेरी वाइफ को सूट कर जाए। तो मैंने डॉक्टर रामनू से कहा कि देखिए ये मुझे लगता है ये शायद मेरी वाइफ को हेल्प करे। कहते अभी सोचता क्या, अभी खिला दे। और मैंने वो दवाई खिलाई और माइग्रेन की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। उससे मेरा इंटरेस्ट बना। तो जब मैंने होम्योपैथी शुरू किया तो जनरली सब लोग स्पेसिफिक्स पे करते थे कि हाथ में दर्द है तो हाथ को देखेंगे, सिर में दर्द है तो सिर को देखेंगे। पर मैंने जब किताब देखी तो उसमें एक सेक्शन जनरल्स का भी था और एक मॉडलिटी का था। Generals and modality don't refer to any particular organ, but they are based on general like mind. तो मैंने अपनी दवाई के सिलेक्शन के लिए I used to base my selection purely on modalities and general, and I used to get good results. उसके बाद मेरी ट्रांसफ़र दिल्ली हो गई। दिल्ली में 1988 में मैं आया तो मुझे बताया गया कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर्स की मीटिंग होती है वंस ए मंथ बिरला मंदिर में, और आप ज्वाइन करना चाहो तो कर लो।
तो मैंने जाना शुरू कर दिया। तो वो डॉक्टर चित्कारा का स्टडी ग्रुप था, और उन्होंने जो जो सब हमें पढ़ाया उसके बारे में मैं कुछ शेयर करना चाहूँगा। उस समय शुरू में वो सिर्फ हमें इंग्लिश पढ़ा रहे थे। उन्होंने कहा कि ये रूब्रिक लिखे हैं, ये लिखे हैं जिस व्यक्ति ने बनाया उसने अपनी समझ से बनाया, और उसकी समझ was based on the language used at that time. So he had collected lot of dictionaries of those periods, और उनके मतलब डिस्कस करते थे और हमें समझाते थे कि इस वर्ड का ये मतलब, इस वर्ड का ये। तो काफी महीने ऐसे निकल गए कि हम उसको वर्ड को समझते। उसके बाद हमने ड्रग पिक्चर्स पे डिस्कस किया। इस तरह हमारा ये ग्रुप बहुत एक्टिव था, और दिल्ली के 40-50 डॉक्टर हर संडे पहुंचते थे, और ये काफी साल चला। उसके बाद उनके कांटेक्ट में आया तो मैंने उनके क्लिनिक में बैठना शुरू कर दिया, और वहाँ क्लिनिक में काफी कुछ सीखा। उसके बाद वो जब काफी ओल्ड हो गए थे और क्लिनिक नहीं संभाल पा रहे थे, तो ही वर लुकिंग फॉर सम हेल्प। मैंने कहा डॉक्टर साहब अगर आपको भरोसा मेरे पे पड़ता है तो मैं हेल्प कर सकता हूँ। कहने के तुम आ जाओ, बैठो और तुम। तो उसके बाद मैंने उनकी क्लिनिक को 2-3 साल तक हैंडल भी किया। तो इस तरह मैंने देखा कि जो मैंने पहले सीखा था होम्योपैथी का, आई हैड टू अनलर्न ऑल दैट टू अडॉप्ट the new system of डॉक्टर सहगल। डॉक्टर सहगल से मेरा कांटेक्ट इनिशियली दिल्ली में हुआ, 1-2 दफ़ा वो हमारी मीटिंग्स में आए, और उसके बाद उनका एक सेमिनार हुआ था चंडीगढ़ में, प्रॉब्ली इंडिया में फर्स्ट सेमिनार ही होगा। तो वहाँ पर उन्होंने बेलाडोना पे बहुत बात की, और यही बताया कि मोस्टली बेलाडोना ही काम करता। इसके बाद मैंने इसको एनिमल्स पे भी ट्राई किया, और एनिमल्स में भी काफ़ी मुझे सक्सेस मिली। डॉग्स में, कैट्स में, उनमें सक्सेस मिली, और वो भी वहाँ भी मैं माइंड सिस्टम ही ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। पर मैंने माइंड में थोड़ा सा सप्लीमेंट किया है। मैं प्यास के सिम्टम को काफ़ी इम्पोर्टेंस देता हूँ, नींद के सिम्टम्स को क्वाइट इम्पोर्टेंट देता हूँ, क्योंकि हमें अच्छे नींद आएगी तभी हमारी बॉडी प्रॉपर्ली रिपेयर कर पाए। और इन सब के करते करते काफ़ी अच्छा मेरा पकड़ हो गई है। और लेकिन मैंने कुछ राइटिंग में ज़्यादा नहीं किया है अभी तक, और शायद अब कर भी नहीं पाऊंगा। अब तो ये है कि जो आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो साथ बैठ के जो कुछ सीखना चाहे सीख ले। मैं लिख तो नहीं पाता, अब तो बुक्स भी मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाता। आई एम नाउ 93+, और फिर भी पेशेंट्स मेरे पास आते रहते हैं, मैं उनको सही करता रहता हूँ। एक रिसेंट ही केस बताता हूँ। मैं अभी सिंगापुर गया था, वहाँ एक मेरा क्लोज मित्र है जिसको 2017 में पैरालिटिक स्ट्रोक हुआ था, और उसका वन साइड हैड स्टॉप फंक्शनिंग, हैंड एंड फीट। उसकी वॉइस भी अफेक्ट हो गई थी। तो अभी मैं मिलने गया तो उसकी कंडीशन देखी, कुछ रूब्रिक्स देखे, और देख के मैंने उसको दवाई दी। दवाई दे के 2 दिन बाद उसकी वाइफ का फोन आया कि आज पहली दफा वो चले हैं। मैं हैरान कि पैर इनका जो है पैरालाइज है और ये चल पड़े, कैसे हुआ? फिर मैंने कहा मुझे समझाओ। तो कहने लगे कि पहले वो बाथरूम जाते थे और पकड़ पकड़ के बाथरूम में एक जगह दूसरी मैनेज कर रहे थे, पर वो बहुत गिर जाते थे, चोटें लगती थी। तो अब कोई ना कोई उनके साथ बाथरूम में भी रहता था। और अब क्या हुआ कि हमने देखा कि जैसे ही वो
अपने डाइनिंग टेबल से बेडरूम के लिए उठे तो उनका पैर में थोड़ा सा मूवमेंट आ गया। मैंने कहा मुझे वीडियो बना के भेजो, तो उन्होंने वीडियो भेजी। तो मैंने ये देखा कि वो पैर को थोड़ा सा इनिशियल टच से पुश करती थी उनकी हेल्प पर, और वो पैर से उठ जाता था और आगे चलता था। तो दिस इज ए मिरेकल टू मी कि जो 11 साल से जिस पेशेंट ने कभी चला नहीं वो चल पड़ा। सिमिलरली फिर कहने लगे ये तो चीज़ ठीक हो गई, पर ये डायपर पहन रहे हैं और पॉटी कर देते हैं डायपर में, बताते नहीं है, बहुत तकलीफ होती है। तो मैंने उसी दवाई में डर्टी और ऐड किया। तो डर्टी ऐड किया तो फिर उसमें देखा कि सीपिया ठीक है, तो सीपिया की डोज दे दी। उस दिन नेक्स्ट डे से उनका पॉटी का भी प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया और वो बताने लगे। एक और उनका था कि वो बोलते नहीं थे मुझे, वो भी सीपीएम में कवर्ड है, लेकिन अभी तक बोलना शुरू नहीं हुआ। अब नेक्स्ट टाइम जाऊंगा तो देखूंगा। फिर उनकी वाइफ बोलती कि जी मुझे गर्दन में स्पॉन्डिलाइटिस की तकलीफ है, कोई दवाई दो। मैंने कहा जी क्या चाहिए, क्या तकलीफ है, कैसे है, कब शुरू हुई? तो पता लगा कि 20 साल पहले शुरू हुई थी। तो उनकी भी देखा कि बात करते वक्त हंसी काफी थी। लाफिंग वाइल स्पीकिंग बेलाडोना का बड़ा अच्छा सिम्टम है। डेल्यूजन पुअर भी उनका दिखा, तो मैंने सीधा उनको बेलाडोना 6 की डोज दी और उनकी भी प्रॉब्लम काफी दूर हो गई। मैं मेडिसिन यूज में 6 और 6 ज्यादा यूज करता हूँ, 30 अगर 6 ना मिले तब। डॉक्टर चित्कारा ने पहले 30 काफी करते थे, 6 भी करते थे। फिर जब डॉक्टर सहगल के कांटेक्ट में आए तब 3x इस्तेमाल करना शुरू किया था। पर क्योंकि 3x बहुत कम अवेलेबिलिटी है, इसलिए मैंने ज़्यादा 3x को ट्राई नहीं किया। पर और जो हाई पोटेंसी मेरे पास थी स्टॉक में, वो कभी यूज नहीं करता मैं। 200 पड़ी रहती है, 2000 पड़ी रहती है सब। और मेरा एम यही होता है कि पेशेंट को एक ही डोज दें, सिंगल डोज। और अगर वो डोज अच्छी होती है तो इमीडिएटली उसकी एक्सप्रेशन बदल जाता है, पेशेंट बेटर फील करने लगता है, अगले दिन आता है। तो उसके बाद फिर मैं प्लेसवो लेता, साल महीनों प्लेसवो खिलाता रहूंगा जब तक प्लेसवो से इम्प्रूव होते रहेंगे, कुछ नहीं कर। और प्लेसवो का बहुत अच्छा, बिकॉज व्हाट आई फील दैट our medicine gives a destination address to our inner strength, how to become happy, healthy. Or by repeated doses, it is like we are going in a taxi, और टैक्सी ड्राइवर को हम कहते हैं कि आप इस एड्रेस पे जाना, इस तो वो अनॉय होगा। इसी तरह हमारा इंटरनल सिस्टम भी, जब हमने एक डोज करेक्ट दे दी है उसके बाद अनॉय होता है। और दूसरा इसका असर ये होता है कि होम्योपैथिक एग्रेवेशन दिखती है जब आपकी एम करेक्ट होता है। जब आपका एम वेग होता है तो ये सब नहीं दिखता। तो इसलिए इनिशियली दवाई देने से पहले मैं काफ़ी टाइम स्पेंड करता हूँ रूब्रिक्स को स्टडी करके, उनको लिस्ट करके, और उनमें से ये दिया। और उसमें पीपीपी में एक डॉक्टर चित्कारा का एडिशन और भी है, वो ये है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब उनका ये है कि कुछ सिम्टम्स रूब्रिक्स ऐसे होते हैं जो पेशेंट वॉलंटरली विदाउट एनी कोक्सिंग बताता है। दैट इज ए टॉप ग्रेड, बिकॉज जिसमें 4 पी अवेलेबल है जो पेशेंट ने बताया, वो जरूर होना चाहिए आपकी दवाई में। इसका आप ध्यान रखें। सॉरी, इससे ज्यादा और कुछ याद नहीं आ रहा तो मैं बोल नहीं सकता। थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अपने जीवन का, अपने होम्योपैथी जीवन काल का इतना अच्छा उम्दा बात शेयर किए है। हम लोग आपके बहुत ऋणी हैं।
और आपको बहुत हार्दिक धन्यवाद देते हैं। आप इतने उम्र पे भी इतना सब कुछ बता पाने में सक्षम है, यही हम लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपको बहुत धन्यवाद। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, डॉक्टर पूनम बात्रा जी भी हमारे साथ हैं, डॉक्टर दिलीप जानी भी हैं। अगर आप साथ में आना चाहें, प्लीज कुछ शेयर करना चाहें तो कीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते मथारू सर। जी नमस्ते। हमारी माइंड टेक्निक की जर्नी तो आपसे ही शुरू हुई है, दिल्ली से 2022 में जब हमने आपका लाइव सेमिनार्स अटेंड किए थे। तो आवर जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम देयर ओनली ऑफ माइंड टेक्निक। तो आपसे वहाँ से बहुत कुछ सीखा था, और आपकी जो छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे पेशेंट्स के वर्जन हैं, वो वो हम अप्लाई कर रहे हैं और रियली गेटिंग वेरी गुड रिजल्ट्स। और टेली सर के टेलीफोन केसेस, कॉल्स भी सर के टेलीफोन कॉल्स भी बड़े अच्छे होते थे। हाँ सर के टेलीफोन कॉल्स, सर के जो सर जेस्चर्स करके दिखाते हैं, ब्राइनिया का जेस्चर मुझे याद है सर कैसे करके दिखाते थे, और जेलसीमियम का जेस्चर। सर के सल्फर की तो सीरीज चल ही रही है बहुत अच्छी, और सल्फर का तो सर ने 3 दिन का दिल्ली में पूरा 3 दिन का पूरा सेमिनार भी दिया था। तो वी आर ग्रेटफुल फॉर टू डॉक्टर एम एल सहगल, और आपके लिए भी सर वी फील रियली ग्रेटफुल टू यू कि ये माइंड टेक्निक में एंट्री आपकी वजह से हुई, क्योंकि आपका जो मेथड है ना वो इतना सिंपल है कि वो बस जस्ट जैसे पेशेंट आए सामने बैठे और बोलना शुरू करे, और बस आप नोट करते जाओ क्या क्या बोल रहे हैं और उसको रूब्रिक्स में चेंज करते जाओ। तो कुछ ऐसे ड्रग पिक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है कभी कभी। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, एक बिल्कुल बिगनिंग में ही था एक केस, एक लेडी आई थी जिसको ये प्रॉब्लम थी कि उसको दिखाई नहीं देता। उसके घर वाले, उसका हस्बैंड उसको लेके आया था कि इसको दिखना बंद हो जाता है, और फिर ये बेड में ही लेटी रहती है, और फिर शाम होते होते तक इसको थोड़ा सा बेटर होती है। और और एक दो चीजें पूछी तो उसने कहा हाँ मुझे एक हाइट से, पानी से भी डर लगता है। तो ये डिल्यूजन का चैप्टर तो पहले हम कभी खोलते भी नहीं थे माइंड टेक्निक से पहले। ऐसे लगता था कि कोई साइकेट्रिक केसेस होंगे तो कुछ उस तरह के केसेस में ही यूज होगा, तो ज्यादा ध्यान नहीं देते थे डिल्यूजन वाले में। लेकिन अब इतना ज्यादा डिल्यूजन वाला चैप्टर बहुत यूज होता है, तो मैंने वहां पे लिया था डिल्यूजन, कैनॉट शी कैनॉट सी शी इज। तो उसको यही डिल्यूजन था कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तो डिल्यूजन शी कैनॉट सी, और बेड डिजायर टू रिमेन इन, और एक फियर ऑफ हाइट और फियर ऑफ वाटर लेके तो हायोसाइमस उसको दी। तो उससे जो उसका माइंड सेट था, जो उसको ऑल्दो शी केम फॉर काउंसलिंग, उसको मैंने काउंसिल भी किया था, लेकिन मेडिसिन ने उसको इतनी हेल्प की कि वो जो उसकी फीलिंग थी कि मुझे दिख नहीं रहा, और वो इतने ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखा के आई थी, साइकेट्रिस्ट को भी दिखा के आई थी, क्योंकि ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट ने बोला था कि इसको कुछ भी नहीं है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बहाने कर रही है, और साइकेट्रिस्ट ने भी यही बोला। लेकिन हमारी मेडिसिन ने उसका माइंड सेट चेंज कर दिया बिल्कुल, और वो जिस जो भी उसको प्रॉब्लम लगती थी वो, दैट आई वुड नॉट गो इनटू डिटेल। तो जो उसने, उसको जो प्रॉब्लम लगती थी वो भी उसने उसको ओवरकम किया, और मेडिसिन से वो शी बिकेम बेटर। अभी थोड़े दिन पहले मैंने दूसरे ग्रुप में भी अभी एक शेयर किया था, पीसीओडी का केस था। तो उस लड़की ने मुझे ये बोला कि मेरे तो फेशियल हेयर नहीं है, मेरे पिंपल्स नहीं है, मेरे जो हेयर फॉल भी नहीं हो रहा, तो बाकी सब लोगों को तो ये सब होता है पीसीओडी में, तो मेरे तो सिर्फ पीरियड्स ही नहीं आते। तो आई फील ब्लेस्ड। तो माइंड टेक्निक से पहले, आने से पहले तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ये भी रूब्रिक पड़ा होगा। तो व्हेन आई लुक्ड इनटू द रिपर्टरी, तो वहां पर ये वाला रूब्रिक था, डिल्यूजन ब्लेस्ड शी इज। तो उसमें सिंगल पॉजिट्रॉन थी, और पॉजिट्रॉन भी और भी सिम्टम्स को उसके कवर कर रही थी। जैसे वो 105 kg की लड़की थी, और उसकी मम्मी बोलती थी कि मैं इसको बहुत बोलती हूँ कि कुछ करो तुम अपने लिए, तो ये सुनती नहीं थी।
और अपने फिजिकल अपीयरेंस को लेके भी वो इंडिफरेंट ही थी, क्योंकि उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया अपने वेट को लेके। तो ये 2 रूब्रिक्स और मैंने लिए थे, इंडिफरेंस टू पर्सनल अपीयरेंस और हीडलेस। तो आफ्टर पॉजिट्रॉन तो जो उसने कभी ट्रीटमेंट लिया भी नहीं था पीसीओडी के लिए, एलोपैथिक भी नहीं लिया था कभी। तो उसके जो इतने टाइम से उसको पीरियड्स उसके रुके हुए थे, तो आफ्टर दैट शी started having her periods regularly, and now it's been 6-7 months she is getting periods every month. So really we feel very grateful, rather blessed. हम सब आज पॉजिट्रॉन ही हैं, ये सब ब्लेस्ड फील कर रहे हैं। और एक और मैं केस बता के और फिर ये एक लड़का आया था मेरे पास जिसकी थोड़े दिन बाद शादी होने वाली थी, और वो शादी नहीं करना चाह रहा था। तो उसको मैंने पूछा कि ऐसा क्या है, तो उसने बोला मेरी एक शॉप है, कट पीसेस की मैचिंग सेंटर है मेरा। तो मैं अगर शादी के दौरान मेरा वो बंद रहेगा, मेरा काम नहीं हो पाएगा, मेरा लॉस हो जाएगा, और फिर मेरा बड़ा खर्चा हो जाएगा। फिर शादी के बाद जो है वो रिश्तेदारों के भी घर जाना होगा, उसके भी रिश्तेदार होंगे, वहां पर भी मुझे जाना होगा, फिर मेरी दुकान बंद रहेगी। तो ऐसे करके वो उसकी शादी को सिर्फ अभी एक वीक ही रह गया था, और वो बिल्कुल डिप्रेस्ड हो रहा था कि मुझे शादी करनी ही नहीं है। मुझे मुझे बोलता था आप मेरे पेरेंट्स को बोल दो मुझे ना करनी पड़े। तो उसकी काउंसलिंग भी की थी मैंने, बट उसके मैंने फिर रूब्रिक्स, एक बहुत अच्छा रूब्रिक मुझे मिला था, इरेजोल्यूशन टू मैरी एवरेज फ्रॉम, कि वो शादी नहीं कर रहा क्योंकि उसको कंजूसी थी कि मेरे पैसे खर्च हो जाएंगे, या मेरे बिजनेस का लॉस होगा, मैं काम कैसे होगा मेरा। तो लाइकोपोडियम वाज द सिंगल रेमेडी देयर। मतलब और एंटिसिपेशन एंजाइटी भी थी कि शादी होगी तो कैसे होगा। तो फिर उसको लाइकोपोडियम जब दी तो आया तो नहीं वो, लेकिन फिर मैंने उसका व्हाट्सएप स्टेटस देखा तो उसकी वाइफ के साथ उसकी फोटो थी, तो मैं समझ गई कि इससे शादी इसकी हो गई है। तो really with mind technique it's so wonderful, it's amazing. तो थैंक्स टू डॉक्टर सहगल जिन्होंने हमें इंट्रोड्यूस किया, एंड थैंक्स टू मथारू सर आल्सो हमारे लिए इजी बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा किया आपने। आपको कॉन्ग्रेचुलेशन है कि आपने उसकी शादी करवा दी। हो सकता है वो डिले करता रहता। सर वो शादी नहीं करता, हाँ सच। बिल्कुल, लाइकोपोडियम ने उसकी शादी करवा दी। बिल्कुल करवा दी। जैसे आपने ब्लाइंड का लिया था ना, अगर उसको उसमें हम डिल्यूजन ब्लाइंड को भी ले सकते हैं। हाँ अगर जी। डिल्यूजन ब्लाइंड चीज ना, ऐसा उसमें भी एसएमसी आती है। वो मैं ऐसे आदमी को लगता है ना कि मैं तो अंधी हो रही हूँ, दिखा ही दिख रहा मेरे को, जैसा आपने एसेंस दिया ना उनको। बाकी हाँ जी। कई आदमी ऐसी लैंग्वेज यूज कर सकता है, तो उसमें ये भी। डिल्यूजन ब्लाइंड मैंने नहीं लिया, क्योंकि हाँ, उसने ये बोला कि मैं ऐसे नहीं, उसने बोला मैं अंधी हूँ, उसने बोला मुझे दिखता नहीं है। दिखता नहीं है। हाँ, हाँ, तो भाषा है। डिल्यूजन सी कैनॉट सी। सी कैन सी, बिल्कुल हाँ, सही बात। डिल्यूजन शी कैनॉट सी, ये लिया था मैंने। बिल्कुल बिल्कुल सही हाँ। है। वो हाँ। जो एक्चुअली बोला उसने, हमने लेना तो वही है। पर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर पेशेंट ऐसे कहता है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं अगर मौका मिले तो। हम्म। जी। और कोई हमारे डॉक्टर में से कोई कहना चाहता है? नहीं तो फिर हम आज की मीटिंग को यहीं पे बर्खास्त करें। और कोई डॉक्टर नीता जाट भी है हमारे पास, हाँ मेरे ख्याल है शायद हाँ वो नहीं। हाँ हाँ, पहले मैं एक्चुअली ड्राइव करी थी, अभी नाउ आई कैन स्पीक। जी, आप हाँ, इतने सीनियर होम्योपैथ हैं, सब नमस्कार लोग। डॉक्टर साहब। हाँ, आप जैसे। कि हाँ, जैसे डॉक्टर पूनम ने बोला, हमने तो आपसे ही सीखा है। माइंड जी मेथड पता ही नहीं था। थैंक यू टू राशि, उसने हमें माइंड मेथड के लिए इंट्रोड्यूस किया। तो हमारी क्लास के हम 4 लोग, मैं, पूनम बत्रा, मधु एंड रजनी, फिर हम जी चारों ने शुरू करा। और ये हम राशि को बहुत ग्रेटफुल हैं, उसने पहला हमें इंट्रोड्यूस धन्यवाद तो करवाया आपको ही माइंड देना मेथड। फिर उसने आपसे मिलवाया, आपसे मिले। और फिर कैसे हमने कोशिश कर करके दिल्ली में आपका सेमिनार ऑर्गेनाइज करा, वो सब तब आपका समझ आने लगा धीरे धीरे कि कैसे माइंड मेथड है। बाग की आपने इतनी ब्यूटीफुल टिप्स दी, मैं पहले से बाग करती थी, बट
जैसे आपने बाघ का बताया वो किसी भी किताब पढ़ के, और बहुत ही अच्छा आपने बाघ की भी टिप दी। मैंने अपनी कॉपी खोली हुई है 2022 में, जब आपका कि नोट्स बनाते हैं हम सारे, लिखते हैं जो भी आप बोलते हैं अपनी कॉपी में। तो जैसे आपने, मैं वहां से ही पढ़ती हूँ 3-4 लाइनें। ये बहुत ही सिंपल सा टिप, मे बी बिगनर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है। आपने बोला कि नक्सवॉर्म, क्योंकि उसमें इंटॉलरेंस कंप्लेंट्स होता है, तो वो पहले एलोपैथी खा के आएगा आपके पास, और वो थोड़ा सा एंगर में होगा, एंड ही विल से कि मैं अब तंग आ गया हूँ एलोपैथी खा के, और फोरहेड पे फ्राउन होगा कि मेरी जान निकल गई है एलोपैथी खा खा के। नक्सवॉर्म ऐसे बोलेगा। और बेलाडोना सीधा होम्योपैथ के पास आएगा, क्योंकि उसको लगेगा मुझे जल्दी से ठीक कर दो, कैरेटिजाई टू बी, वो एलोपैथ के पास। मतलब ये आपने ऐसे ही थोड़े से टिप दिए थे कि नक्सवॉर्म बोलेगा कि मेरी तो नींद ही हराम हो गई, क्योंकि उसको रिपोज एंड ट्रंक्विलिटी चाहिए। तो आपने बोला कि बेलोडोना एंड सल्फर तो आप पढ़ा ही रहे हैं कि ज्यादातर केसेस सल्फर, फिर आपने बोला नक्सवॉर्म का नंबर आता है, उस सबसे ठीक होता है। तो कैसे नक्सवॉर्म स्लोली इंटॉलरेंस की तरफ, इंटॉलरेंस ऑफ कंप्लेंट की तरफ बढ़ता है, पहले एलोपैथी खा के, फिर क्योंकि उससे बर्दाश्त नहीं होता, फिर उसकी इरिटेबिलिटी बढ़ती जाती है। मतलब ऐसी बहुत सारी टिप्स हैं, आपसे तो बहुत ज़्यादा सीखा है। वी आर सो ग्रेटफुल, हमारे लिए तो आप ही हैं माइंड मेथड के गुरु। इसीलिए और इतनी हमने सिंपल सब छोटी छोटी चीज़ हम सब लिख लिख के फिर उसको अप्लाई करते हैं क्लिनिक पे। तो वी आर रियली ग्रेटफुल। आपने हमें डॉक्टर सहगल से एक तरह से मिलवाया। हम दिल्ली में थे, फिर भी हमने कभी कुछ नहीं करा था प्रैक्टिस, पता ही नहीं आपकी था। बात होती है, अच्छी बात है, हम अपना मैसेज कन्वे करने में वो पूरा कर रहे हैं। हम जो गुरु ने बताया उनकी बातें उनको सीखने की कोशिश कर रहे हैं हम सब लोग। तो थैंक्स आप सब लोगों का, फिर से आप सब लोगों को हमारे गुरु जी के पावन अवसर के ऊपर सबको बधाई देता हूँ। और इसी के साथ हम आज की मीटिंग जो को हम समाप्त कर रहे हैं। और डॉक्टर विनय जी चले हम, ओके हाँ बिल्कुल सर, बहुत धन्यवाद सर आपको। जी, थैंक्स आज आज एवरीबॉडी। आज बहुत कुछ अनुभव आपने शेयर किया, बहुत कुछ सीखने को मिला। और आपके साथ साथ डॉक्टर प्रेम खुल्लर जी और डॉक्टर पूनम बात्रा जी, डॉक्टर अनीता यादव जी, डॉक्टर राशि जी, मैं सबों का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। और डॉक्टर सहगल साहब को फिर से पुनः वंदन करता हूं कि उन्होंने हम लोगों को एक नई राह दिखाई और हम लोग इस पर चल पड़े हैं और ये अभियान चलता रहेगा। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। थैंक्स एवरीबॉडी, थैंक्स। थैंक यू। थैंक्स टू डॉक्टर